अगर पलवशा आ गई है तो वो भी कर लें। चलें, एक पार्ट उन्होंने कर लिया है और दूसरा आप कर रही हैं। चलें जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पे सवाल आते हैं और मैंने आपको एक्सटेंसिव मटेरियल भी आपके साथ शेयर किया है। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। तो मैं ये बता रहा था कि वो बुनियादी वजूहात क्या थी जिसकी वजह से जो था वो अलीगढ़ मूवमेंट का आगाज हुआ। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी जरा ध्यान से समझ लें। इंक्रोचमेंट ऑफ द सुपरस्टिशंस एंड द फॉल्स रिचुअल्स इन इस्लाम। अलीगढ़ मूवमेंट का आगाज इस वजह से भी हुआ कि उस दौर के जो मुसलमान थे वो बहुत सारी तोहमात में और गलत इस्लामी अकायद की तरफ जो थे वो शिफ्ट हो गए थे। आज उसका मकसद इस्लाम का सिर्फ यही था कि जी कोई मैजिक पावर आएगी और मुसलमानों के मसाइल को हल करेगी। ये हमेशा से इस्लाम का अलमिया रहा है। याद रखें, खुदा ने इस कायनात के अंदर जो है अ, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कुदरत के, उसके अकॉर्डिंग भी चीजें डिजाइन की हैं। और जो इंसान ये सोचता है कि नहीं यार कि अल्लाह ताला कोई स्पेशल कर्म करेंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। आप जितनी एफर्ट करेंगे, ठीक है, अल्लाह का जो कर्म होता है वो इंसान की काविश के साथ मुंसलिक होता है। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि हमारे मुख्तलिफ अदवार के अंदर मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी हुए कि यार के बस कोई सुबह होगी तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे, कोई अल्लाह ताला मुआवजा कर देंगे। खुदा इस तरह के मुआवजे नहीं करता, ठीक है। मौज उसी वक्त ही होते हैं कि जब आप उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। इस पूरी कायनात को जो है वो अल्लाह ताला ने कुदरती असबाब के ऊपर पैदा किया है। जो जितना कंट्रीब्यूट करता है उसको उतना ही उसका फल मिलता है। तो उस दौर के अंदर पता है क्या था कि मुसलमानों के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो थे वो बिल्ट हो गए हुए थे कि यार के तबीज पहन लिया, ठीक है, इस तरह की कोई शॉर्टकट मार लिया तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। इस चीज को खत्म करने के लिए जो फॉल्स रिचुअल से फॉल्स सुपरस्टिशंस मुस्लिम्स के अंदर डेवलप हुए थे, यानी इस्लाम को एक रैशनलिज्म की तरफ लेकर आना, एक मॉडर्निटी की तरफ लेकर आना, ताकि लोगों के अंदर ये शौर दिया जाए कि यार आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तो किसी खुदा ने भी आकर आपके मसाइल को हल नहीं करना। तो ये बड़ी लॉजिकल रीजन है। क्या कहते हैं, इसमें गोरों का कोई कसूर नहीं है, हिंदुओं का कोई कसूर नहीं है। ये एक साल मुसलमानों के अंदर ही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इस तरीके का आगाज हुआ। अब जरा आ जाए ऑब्जेक्टिव क्या थे। सबसे पहला जो मकसद ये था कि गोरों के साथ ब्रिटिश जो हुकूमत कर रहे थे उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करना, उनको उनके साथ रिकनसाइल करना, ताकि गोरों का जो गुस्सा है मुसलमानों की तरफ उसको कम किया जा सके। क्योंकि सर सैयद का ये कहना था कि इस वक्त जो मुसल गोरे हैं वो सियासी तौर पर ताकतवर हैं। अगर आप उनके साथ कन्फ्रंट करेंगे तो इसका मतलब यही हुआ कि आप दीवार के साथ अपना सर मारें तो दीवार को तो कुछ नहीं होगा। या फिर एक और भी मिसाल दी जाती है कि दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर लेना। तो मतलब ये था कि आपने रिकनसाइल करना है। दूसरा ये था कि मुसलमानों के अंदर जो है वो मॉडर्न नॉलेज जो है उसको इन्फ्यूज करना है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंटिफिक नॉलेज को प्रमोट किया जाए। क्योंकि उनका ख्याल था कि अगर मुसलमान साइंसी और जदीद अलूम हासिल नहीं करेंगे तो वो मजीद पसमानदा रह जाएंगे। दूसरा ये था कि एजुकेशनल रिवाइवल होना चाहिए। अच्छा, अलीगढ़ मूवमेंट का तीसरा बुनियादी मकसद ये था कि हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उनके समाजी, सियासी और जो मुआशी हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, राइट जी। इसके साथ साथ एक और भी था कि जी री इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलीजियस आइडियाज, इस्लाम के जो थॉट्स हैं उनको री इंटरप्रेट किया जाए और इस्तिहाद का इस्तेमाल किया जाए मुसलमानों के मसाइल को हल करने के लिए। यानी उनका कहना था कि अगर हम सिर्फ प्योर इस्लाम को या ट्रेडिशनल इस्लाम को फॉलो करेंगे तो आज के जदीद दौर में जो है अब बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं मुस्लिम कम्युनिटी को जिसका हल जो है वो सिर्फ इस्तिहाद के अंदर मौजूद है। इस्तिहाद का मतलब होता है कि किसी भी इस्लामिक जो इशू हो, चैलेंज हो मुस्लिम दुनिया के अंदर, उसको विजडम के जरिए से, रैशनल थिंकिंग के जरिए से उसका कोई सोल्यूशन निकालना, जिसका प्रॉपरली सोल्यूशन नहीं होता कुरान और सुन्नत के अंदर। लेकिन जो भी आप उसके ऊपर सोल्यूशन निकालेंगे वो कुरान और सुन्नत से कंट्राडिक्ट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था। अच्छा, एक और था जी जनाब के
मुसलमानों की मजहबी शनाख्त और उनके जो कल्चरल राइट्स हैं, ना सिर्फ उसको महफूज बनाया जाए बल्कि उसको प्रमोट भी किया जाए। इस तहरीक का जो आखिरी मकसद था कि अगले 30-40 साल के अंदर एक ऐसी क्यादत जो है उसको बिल्ड किया जाए जो कि लेटर ऑन मुसलमानों को लीड कर सके, यानी एक इंटेलेक्चुअल क्लास, एक पढ़ी लिखी क्यादत, एक मॉडरेट क्लास लीडरशिप की बनाई जाए जो कि मुसलमानों को लीड कर सके और उनको आगे लेकर चल सके। तो ये छह मैंने आपको बताए हैं, 4 और 2 6, ये 6 बुनियादी जो थे इस तरीके ऑब्जेक्टिव थे। असेसमेंट कर लें पूरे इस केस की। अलीगढ़ मूवमेंट जो थी उसने हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे उनका जो लॉस्ट स्टेटस था, लॉस्ट वैल्यूज थी, उसको रीगेन करने में जो था वो एक अहम किरदार अदा किया। ये जो तहरीक थी इसने मुसलमानों का जो एक पेसिमिज्म माइंड था, यानी एक होपलेसनेस का जो कॉन्सेप्ट था, बहुत जो मायूस कुन जहन था, उसको ये उम्मीद की तरफ लेकर आया, ऑप्टिमिज्म की तरफ लेकर आया। तो इस तहरीक का ओवरऑल अगर हम देखें असेसमेंट, तो ये इसमें एक मेजर इसका रोल रहा है। इसके साथ साथ इस तहरीक की बुनियाद के ऊपर मुसलमानों ने अपने मुआशी सियासी हकूक के लिए फाइट की, लड़े, स्ट्रगल की और अपने राइट्स को प्रिजर्व भी किया। फिर इसके नतीजे में हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स की वजह से मुसलमानों के जो तलीमी उनका जो स्टेटस था वो भी बहाल हुआ। आप देखें ना, ये सारे जितने भी लीडर्स थे हमारे बाद में आने वाले, ये सिक्स स्कूल ऑफ थॉट के हैं ना, जो बाहर जाके पढ़ते भी रहे और फिर आकर जो है वो हिंदुस्तान में मुसलमानों की क़यादत भी की, जिसमें कायद का नाम है, अल्लामा इकबाल का नाम है, सरदार अब्दुल रब नेसर का है, लियाकत अली खान, ये सारे बेसिकली इसी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं। अच्छा, एक और चीज भी है कि अलीगढ़ मूवमेंट के नतीजे में जो मुसलमान थे और जो गोरे थे उनके दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हुई, जो उनके दरमियान एक गल्फ क्रिएट हुई थी वो खत्म हुई और उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात बने और इससे मुसलमानों को आने वाले वक्त में फायदा भी हुआ। फिर अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो दो कौमी नजरिया की बुनियाद रखी वो इस तहरीक ने रखी। सर सैयद ने ब्रिटिश इंडिया के अंदर सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो था वो कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया और उन्होंने बताया कि जनाब हिंदू और मुसलमान जो हैं वो दो अलहदा कौम है। और इसका जो सबसे पहले उन्होंने इसको जो रियलाइज किया था वो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी का जो इशू हुआ था 1867 के अंदर, उसमें उन्होंने ये किया। ठीक है जी, चलें अब आते हैं देवबंद मूवमेंट की तरफ। राइज ऑफ देवबंद मूवमेंट। 1857 की जंग आजादी के बाद हिंदुस्तान में आपको पता है कि गोरों ने क्या किया, मजहबी तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया, मदारिस पर पाबंदी लगा दी और इसके साथ साथ उन्होंने एक और भी काम किया कि ईसाइयत की बड़े पैमाने पर तबलीग का आगाज किया। देवबंद मूवमेंट का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है ये ट्रेडिशनल इस्लाम को इन्होंने डिफेंड करना था और ब्रिटिश की जो एंटी इस्लाम पॉलिसीज थी ये उन्होंने उसको रेजिस्ट करने के लिए इसकी बुनियाद रखी। इसका जो आगाज है वो नॉर्थ इंडिया का जो इलाका है देवबंद, ये वहां से हुआ। और अब इसमें और भी चीज देखें कि देवबंद मूवमेंट बेसिकली एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि इस्लामी तालीमात को प्रमोट किया जाए, ये वेस्टर्न एजुकेशन के अगेंस्ट थे, ये इंग्लिश के अगेंस्ट थे। और इसके साथ साथ ये भी था कि जो जज्बा जहाद है उसको जिंदा रखा जाए। इसके फाउंडर में से दो लोगों का नाम है, एक मोहम्मद कासिम ननतवी हैं और दूसरे राशिद अहमद गंगोही हैं, जिन्होंने 1866 के अंदर देवबंद मूवमेंट की बुनियाद रखी थी। अच्छा, इसमें यह भी था कि इस मूवमेंट के तहत हिंदुस्तान में जो मदारिस हैं उनका क़याम अमल में लाया जाए और उनकी तादाद को बढ़ाया जाए। तो देवबंद जो हैं इन्होंने दारुल उलूम देवबंद मदरसे का आगाज भी किया सहारनपुर के अंदर 14 अप्रैल को। इस वक्त मेरे हाथ से ईयर मुझे याद नहीं था या मिसप्लेस हो गया या लिखा नहीं गया। तो जनाब इस तरह इस तहरीक का आगाज हुआ। दारुल उलूम बेसिकली एक ट्रेडिशनल इस्लाम को फॉलो करने वाली एक तहरीक का नाम है और जो कि तबलीग के ऊपर भी बिलीव रखते थे। और आपको पता है
इसके साथ साथ इनका ये भी कॉन्सेप्ट था कि हिंदुस्तान जो है वो एक ही कौम है, ठीक है, ये टू नेशन थ्योरी के अगेंस्ट रहे हैं। और आपको पता है कि जो देवबंद के जो उलमा इकराम थे उन्होंने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया और ये कायदे आजम के हमेशा अगेंस्ट रहे, या इवन दैट के जो रिफॉर्म्स मूवमेंट थी अलीगढ़ ये उसके भी बड़े सख्त खिलाफ थे। कि यहाँ तक समझ आ गया है? चलें जी, एम्स ऑफ देवबंद मूवमेंट, इनके बुनियादी मकासद क्या थे? सबसे पहले ये था कि इस्लाम की वैल्यूज, इस्लामी विरसा, इस्लामी नॉलेज को जो है वो महफूज रखना है। और दूसरा ये था कि ये कॉलोनियल रूल को रेजिस्ट करते थे। इनका ख्याल था कि जो गोरों का मगरबी निज़ाम यहाँ पे आ रहा है, जो उनकी जुबान आ रही है, जो उनका लिबास है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, ये मुसलमानों की जो इस्लामिक आइडेंटिटी है ये उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो लिहाजा इन्होंने, आपको पता है, सब कॉन्टिनेंट को दारुल हरब भी करार दिया, यानी मैदान जंग करार दिया कि आप जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो जज्बा अलम जहाद जो है वो बुलंद करें और उनको यहाँ से जो है वो ताकत के जरिए से यहाँ से बाहर निकालें। इसी तरह देवबंद मूवमेंट का एक और बुनियादी जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो प्योर इस्लामिक अलूम है, कुरान है, हदीस है, फिका है, तफसीर है, उसके नेटवर्क को पूरे इंडिया के अंदर जो है उसको प्रमोट किया जाए। और लेटर ऑन ये और भी है कि जज्बा जहाद जो है, जहाद का जो स्पिरिट है उसको बरकरार रखा जाए अगेंस्ट दी फॉरेन रूलर्स, यानी गोरों के अगेंस्ट। इसके साथ साथ इस तहरीक का बुनियादी मकसद ये भी था कि जो मुसलमानों के दरमियान जो सेक्टेरियन डिफरेंसेस हैं, शिया सुन्नी का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको कम किया जाए, मुसलमानों को जो है वो जो मुख्तलिफ फिरके हैं उनको मुत्तहिद किया जाए। अच्छा, एक आपको पता है कि ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जो कि इस्लाम की तबलीग भी करता है आज भी, जो हमारे मुल्क में देवबंद एक आपको पता है पूरा फिरका है, मौलाना फजलुर रहमान हो गया, और इसी तरह ये जो रायबंद स्कूल ऑफ थॉट है ये सारे देवबंद है, तालिबान भी देवबंद है। और ये क्या करते थे, ये आज भी रायबंद से आपको पता है पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में जो है वो क्या कहते हैं दीनी जमातें जो हैं वो उनकी तश्कील दी जाती है और वो तबलीग के लिए जाते भी हैं, तो ये वही हैं। तो उस दौर के अंदर भी इस तहरीक के बनाने का मकसद ये था कि पूरे हिंदुस्तान में जो क्रिश्चियनिटी को गोरे फैला रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए जो है वो इस्लाम की तबलीग का जो है वो आगाज किया जाए। अच्छा, फिर एक और भी था कि मुसलमानों ने जो अपना एक एक अरूज जो है और एक स्टेटस जो है जिसको लूज किया है उसको दोबारा से रीगेन करना। एंड द लास्ट वन इज दैट अलीगढ़ मूवमेंट की मुखालफत करना, क्योंकि उनका ख्याल था कि अलीगढ़ वाले जो हैं ये क्या कहते हैं, ये इस्लाम के दुश्मन है, इन्होंने सर सैयद को काफिर भी करार दिया। और एक मकसद ये भी था कि अलीगढ़ को जो है वो रेजिस्ट करना है। अच्छा, जरा इसकी क्रिटिकल असेसमेंट देख लें। सिलेबस जो था देवबंद के जो मजहबी इदारे थे, मदारिस थे, वो कहा जाता है कि ये उस वक्त की जो मॉडर्न एजुकेशन थी ये उसके स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अ, जो हिंदुस्तान के जो मॉडरेट मुसलमान थे उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं है। जो ट्रेडिशनल थे या बहुत ज्यादा जो इस्लामी क्या कहते हैं तालीमात को ट्रेडिशनल तरीके से फॉलो करते थे उन तक इसका इम्पैक्ट महदूद रहा। और फिर ये भी कहा जाता है कि इन्होंने जो बरतानिया के खिलाफ जो है वो मुजाहमत की पॉलिसी इख्तियार की थी वो रैशनल नहीं थी, वो इरेशनल थी। क्यों? कि उसकी लॉजिकल ग्राउंड नहीं बनती, क्योंकि अगर आप उनको रेजिस्ट करेंगे तो वो तो ताकत के साथ हैं, ठीक है, उनके पास तो स्टेट पावर भी है, उनके पास फौज भी है, तो इसमें फिर आपका ही नुकसान होना है। तो बहुत सारे जो रैशनल मुस्लिम्स हैं उनका ये ख्याल है कि देवबंद जो तहरीक है, जो बरतानिया के खिलाफ उनकी जो मज़ाहमती पॉलिसी थी वो ठीक नहीं थी। फिर ये भी कहा जाता है कि जो कोर्सेज पढ़ाए जाते थे अरबिक में या पर्शियन पे उस पर ऑलरेडी बहुत सारी पाबंदियां लग चुकी थी, तो लिहाजा उस हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटस जो था वो उस तरह से ये अरबिक का और पर्शियन जुबान का बहाल करवाने में ये नाकाम रहे। फिर जो ओरेट्री है, यानी ऐसे अलूम की तरफ जो स्ट्रेस किया जाता था जिसमें बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, ठीक है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हमें नजर नहीं आता। फिर इसके साथ साथ
This movement mostly focused on the spiritual and traditional aspects of Islam and discouraged the use of इश्तिहाद। कि इन्होंने अपने दौर के अंदर, जैसे अलीगढ़ मूवमेंट थी जिसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये था कि इश्तिहाद को प्रमोट किया जाए, लेकिन ये इस चीज के अगेंस्ट है। इनका कहना था कि जो इस्लामी तालीमात प्योर 1400 साल पहले ही हैं, बस उसी को जो है वो फॉलो करना चाहिए। चलें, अब जरा आज कंपेयर एंड कंट्रास्ट के ऊपर इन दोनों का जो है वो कंपैरिजन भी करते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट जो थी, दैट इज द परस्यू द पॉलिसी ऑफ रिकंसिलिएशन। ये वो तहरीक थी जिन्होंने बरतानिया के साथ जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात बनाए ताकि मुसलमानों के लिए जो है वो बेनिफिट्स अटेन किए जा सकें। लेकिन देवबंद तहरीक के बारे में कहा जाता है कि ही अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ द रेजिस्टेंस एंड कन्फ्रंटेशंस, कि आपने उनके साथ जो है वो मज़ाहमत करनी है और उनको यहाँ से भगाना है। इसी तरह जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसने वेस्टर्न एजुकेशन के ऊपर फोकस किया, साइंटिफिक नॉलेज के ऊपर फोकस किया, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया। लेकिन जो देवबंद मूवमेंट है इसने ज्यादातर इस्लामिक एजुकेशन के ऊपर, जो रिलीजियस लर्निंग है, मदरसा की जो तालीम है, आज भी आपको ये जो देवबंद स्कूल है इसके पाकिस्तान के अंदर हजारों मदारिस भी हैं। ये वही ग्रुप है जिन्होंने अफगान जहाद के अंदर भी हिस्सा लिया, और उस दौर के अंदर जो मदरसा हकानी आपको पता है शहरा के अंदर है, वो मेजर सेंटर था मौलाना समील हक का। और ये जितने बड़े भी तालिबान के लीडर हैं, मुन्ना उमर है, ठीक है, ये क्या कहते हैं हकानी, क्या नाम है इसका, जो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, ये सारे के सारे वहीं से ग्रेजुएट हैं, उन मदारिस से, उस मदरसे से ग्रेजुएट। अच्छा, सर सैयद टू ज्वाइन द कांग्रेस टू द मुस्लिम, अच्छा सर सैयद अहमद ने कहा था कि जनाब आपने कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना, और उन्होंने कहा था कि आप सियासत से दूर रहें। लेकिन जो देवबंद के उलमा कराम थे, उन्होंने अपने दौर में मुसलमानों को कहा कि वो कांग्रेस को ज्वाइन करे, और उन्होंने खुद भी ज्वाइन किया और बहुत सारे जो मुस्लिम थे उनको भी ज्वाइन करवाया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, अलीगढ़ मूवमेंट जो थी ये टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करती है कि हिंदुस्तान में दो अलहदा अक़वाम है, मुसलमान और हिंदू अलहदा कौमें। लेकिन देवबंद मूवमेंट हमेशा आपको पता है यूनाइटेड हिंदुस्तान की बात करती थी। ये आपको पता है कि ये पार्टीशन के भी अगेंस्ट थे, और इनका ख्याल है कि इंडिया को जो है वो जोग्राफिकली तकसीम नहीं होना चाहिए। अगला है जी, एड्रेस दी सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। अलीगढ़ मूवमेंट जो थे उन्होंने जो मुसलमानों के समाजी और मुआशी हकूक थे, ना सिर्फ उनको एड्रेस किया बल्कि उसका हल भी निकाला। लेकिन जो देवबंद मूवमेंट थी उन्होंने कहा कि जी इसका रिवाइवल होना चाहिए और मॉरल रिफॉर्म्स के ऊपर इन्होंने फोकस किया, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने इस तरह के स्टेप्स नहीं लिए जिसकी वजह से मुसलमानों के समाजी या मुआशी हकूक जो है वो उसके अंदर कोई बेहतरी लाई जा सकती हो। अच्छा, अलीगढ़ मूवमेंट जो था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये इंडिया के बहुत सारे इलाकों में, जैसे पंजाब है, सिंध है, सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, उस पे इसका इम्पैक्ट रहा। लेकिन देवबंद मूवमेंट के बारे में कहा जाता है कि इसका ज्यादातर जो इन्फ्लुएंस है वो नॉर्दर्न इंडिया के इलाकों में है, जैसे उत्तर प्रदेश का इलाका है, या जो नॉर्थ इंडिया के मेजर इलाके हैं, सेंट्रल और इसी तरह जो साउथ इंडियंस के एरियाज हैं, वहां पे इस तहरीक का कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आता। इसी तरह अलीगढ़ मूवमेंट जो थी वो इस चीज पे भी यकीन रखती थी कि जो दूसरे मजाहिब के लोग हैं, खासकर हिंदू, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए, ठीक है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए कि जिसमें जितनी भी मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके दरमियान इंटर रिलीजन हारमोनी जो है वो प्रमोट की जा सके। लेकिन जो देवबंद के स्कूल ऑफ थॉट है ये ज्यादातर इस चीज पे फोकस करते थे कि मुसलमानों के अंदर जितने फिरके हैं, ठीक है, उनके दरमियान इंटरफेथ हारमोनी, जैसे शिया सुन्नी है या बरेलवी है, उनके दरमियान जो है वो ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ये बाकी मजाहिब के खिलाफ थे, उनके खिलाफ ये रेजिस्ट करते थे। अच्छा, एक चीज दोनों में कॉमन है, दोनों तहरीकें जो हैं इन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम किया, उनके राइट्स को प्रमोट करने के लिए, उनके राइट्स को अटेन करने के लिए काम किया। तो ये था जनाब, ये भी सवाल आया हुआ है। जो मैंने आपको दूसरा सवाल दिया है जो रिटर्न फॉर्म के अंदर, वो रेनेसांस के ऊपर दिया मैंने, कि अलीगढ़ तहरीक जो थी उस, ये मैं शायद आपको दिखा भी दूं, यहाँ पे मेरे पास ये सवाल है अभी। ये देख लीजिएगा, ये बड़ा बैलेंस क्वेश्चन है।
एनालाइज द रोल एंड सर्विसेज ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट टू रिनेंसेंस ऑफ द मुस्लिम मूवमेंट। ये सीएसएस में इसी तरह से मैनी टाइम से सवाल आया हुआ है, और ये मैंने इसको सोल्यूशन फॉर्म के अंदर दिया है। इसमें आप काफी डिटेल से पढ़ लेंगे सर सैयद की जो पॉलिटिकल सर्विसेज है उसकी सब हेडिंग्स भी हैं, सोशल सर्विसेज है, ये बैलेंस क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी तरह शेख अहमद सरहीन के ऊपर भी मैंने आपको ये सवाल दिया है, ये देख लें आप। ये बिल्कुल बस पक्की पकाई खीर है यार, आपने इसको खाना है, टेंशन फ्री काम है। ले था जी, आज हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया, ठीक है। आई होप दैट के दोनों टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे, उससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया गया था। तो कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आमना। सर वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग से तो सर मेरा सवाल ये है, आपने कहा ना कि मतलब वो बाकी रिलीजन्स को रेजिस्ट करते थे, एट द सेम टाइम देवबंद वाले कह रहे हैं कि जो है वो यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए और वो कांग्रेस में शामिल थे। तो ये अजीब सी पॉलिसी नहीं है उनकी? नहीं, उसकी वजह ये थी कि उनका ख्याल था कि हिंदुस्तान की जो जमीन है उसको डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो एक वन नेशंस की बात करते थे, ठीक है। और उनका ये ख्याल था कि गोरे यहाँ से जाएं तो एक यूनाइटेड इंडिया की शक्ल में आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते थे कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है कि जो कि जुग्राफी तकसीम के अगेंस्ट है, और वो सरहदों के लिहाज से लोगों को तकसीम करने से मना करते हैं। ये उनकी लॉजिक थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, ये उनका कॉन्सेप्ट था कि हिंदुस्तान को जुग्राफियाई तौर पर डिवाइड नहीं होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। चलें, कि कोई एक और और सर सवाल। क्वेश्चन है। जी सर। जी जी। जी सर, अलीगढ़ की बुनियाद तो रखी है ना सर सईद अहमद खान ने। ये जो देवबंद तहरीक है इसकी बुनियाद किसने, और बेसिकली कहाँ लोग थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी? आपने लेक्चर सुना नहीं है? 2 बंदों के नाम बताए हैं मैंने। अरे सर, आवाज कटिंग कटिंग से आ रही थी ना, नहीं सुना। बेटा वो उसमें मैंने स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, उसमें लिखे हुए हैं 2 नाम 1866 के अंदर, अब मुझे जहन में नहीं आ रहे, वहां पे 2 नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने बुनियाद रखी। गॉट इट बाबर, समझ आ हाँ गया है? जी सर। अब उसमें स्लाइड में देख लेना बेटा। कोई और सवाल? अच्छा, पहली फाइल जो है वो अलवशा ने रिकॉर्ड की है, दूसरी जो है वो आपकी आवाज कट रही है सर ये लीगल। अमीन। सर मैं ये पूछा कि ये मौलाना मोहम्मद कासिम नानवी और सैयद एक ही जमाने के लोग थे ना? नहीं भाई, को 50 साल बाद पैदा हो गए हैं उनसे, एक ही पैरेलल है ना, कंटेम्परेरी है अपने दौर के। कॉमन सेंस यूज करो यार। चलें, और कोई सवाल? इकरा दूसरी सर, फाइल जो है ना आपके आपके पास है। जी जी, बोलिए। सर सवाल नहीं है, मैं कुछ ऐड करना चाह रही थी। सर अभी आपने बताया ना जैसे कि अलीगढ़ मूवमेंट में जो वो पढ़ा रहे थे तो वो सिर्फ कोई मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी, तो स्टिल सर ऐसा है कि जो मदरसा निज़ामिया में जो ये दरस निज़ामी कराया जाता है कोर्स 6 ईयर्स का, और वो अभी तक वही पुरानी ज़ुबानें पढ़ा रहे हैं, उसमें कुछ भी नया ऐड नहीं किया गया। ये लोग, मुझे हैरत होती है बल्कि दुख भी होता है कि हमारी नौजवान नस्ल 6 6 साल लगा के इतने इंटेलिजेंट हाँ लोग बिल्कुल, उधर मदारिस के मैं समझ गया अब बाहर ना, निकलते हैं और मदारिस के, हाँ पाकिस्तान वो जैसे फिर बाहर आते हैं सिस्टम के अंदर, हैं। हाँ वो सिस्टम के अंदर जो है वो अडेप्ट नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि उन बेचारों को कसूर नहीं होता, उनको बहुत कोई स्किल्स नहीं सिखाई जाती। अब देखिए ना, कंप्यूटर एक बेसिक स्किल है जो कि आप किसी भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाते हैं तो ये आपको वहां पे इसका इस्तेमाल आना चाहिए, ठीक है। तो ये वहां पे चीजें नहीं सिखाई जाती। तो मदरसे की तालीम गलत नहीं है, लेकिन मतलब कहने का कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि हमेशा अपने बच्चों को जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक तालीम दो, नहीं तो वो जमाने के हालात और वाकयात
के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे और पीछे रह जाएंगे। तो यही वजह है कि मदारिस के अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें वहाँ पे जो सिलेबस है उसको रिव्यू करने की जरूरत है। मॉडर्न सिलेबस को, साइंटिफिक नॉलेज को, रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो है उसको लाने की जरूरत है। लेकिन अब ये नहीं लाते तो क्या करें। इसकी और बड़ी सर वजूहात हैं, खैर हम वो लोग को टॉपिक से करना हम बाहर चले जाएंगे। चाहिए कि जी कुछ जी, ऐसे क्या कह इदारे, रही हैं आप? सर मैं फिर हमें जो है ना, जो मतलब दुनियावी एजुकेटेड हैं, इस तरह से हमारे पास उस तरह का नॉलेज नहीं है, हमें ऐसे इदारे बनाने चाहिए कि जहाँ पे हम दोनों को कंबाइन कर दें, बिल्कुल कर क्योंकि इस सकते हैं, चीज़ को बिल्कुल बड़ी नहीं। उन्होंने जो है ना बनाने की जरूरत नहीं प्लानिंग है यार, कह सकते बनाने की हैं कि जरूरत नहीं है, किसानों को सिस्टम तो है। तो ये थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। बनाने 50,000 से ज्यादा मदरसे हैं पाकिस्तान के अंदर, बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के अंदर आप कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लाहौर में आप देखें, जामिया शरफिया बहुत बड़ा इदारा है, और जामिया नईमिया है, ठीक है, और मदरसा रहमानिया है यहाँ पे अंदरून लाहौर के अंदर। ये बहुत बड़े इदारे हैं। अगर आप कभी जामिया शरफिया जाएं तो वो पूरी पूरी एक एम्पायर है। जामिया नईमिया चले जाएं, काफी दफा जाने का इत्तेफाक भी है। चलिए जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इकरा और पलवशा सर एक आपने बात है, अपना। जी जी। सर ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनका तो 18 जनवरी तक लास्ट डेट है सेलेक्ट करने का, तो आप इसमें हमारी कुछ गाइड कर लें तो कौन कौन से करने चाहिए। अच्छा, मैं बता दूं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का कोई सेट स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता। सबसे पहले आप जी जी। तीन चीजें तो देखते हैं, ठीक है। एक तो आपने थोड़ा स्कोरिंग ट्रेंड भी देखना होता है, ठीक है, क्योंकि आपने ब्लाइंडली किसी ऐसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट नहीं करना जिसका स्कोरिंग ट्रेंड ना हो। मसलन एग्रीकल्चर का स्कोरिंग ट्रेंड नहीं है, सोशियोलॉजी इतना स्कोरिंग ट्रेंड में नहीं आता, ठीक है, और इस्लामिक हिस्ट्री इतना स्कोरिंग ट्रेंड में नहीं है। दूसरा ये होता है कि आपने एक काम करना होता है कि जो भी कॉम्बिनेशन आपने बनाना है ना, तो कम से कम उसके 3 साल के पेपर्स को पहले देखें। पेपर देखने से ये होता है कि यार आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि यार इस तरह के जो सवाल हैं, मेरा मेंटल लेवल या जो मेरी सेंस ऑफ नॉलेज है वो इसमें किस हद तक इनको समझ सकती है। ठीक है ना। देखना, अब अगर जोग्राफिया का सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप जोग्राफिया के पेपर्स को उठाएंगे या फिर पॉलिटिकल साइंस का है, या आप क्या कहते हैं IR है, ठीक है, तो आप कम से कम 3 साल के पेपर जरूर देखना, ठीक है। उसके बाद आपने एक और काम करना होता है, आपने इनका सिलेबस भी देखना होता है। अब देखिए, आपने ऐसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना होता है जो बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर आपको हेल्प करें। अगर आप इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो वो शायद आपको सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के अंदर हेल्प करेगा, बाकी सब्जेक्ट्स में वो आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं, ठीक है, तो वो आपको अपना माइक म्यूट कीजिएगा, मैं सवाल आंसर कर रहा हूँ। अपने माइक म्यूट कीजिएगा, ये जरा ध्यान से समझ लें। अच्छा, फिर क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स का इंतखाब करना होता है कि जो कि बाकी सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करें। इससे आपका स्टडी बर्डन जो होता है वो कम हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस आपको पाकिस्तान का जो अफेयर का पार्ट है, प्री पार्टीशन, वो उसमें कॉमन हो जाता है। ये आपको अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर भी हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह ये आपको US हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री कह रहा हूँ, ये आपको पब्लिक एड के अंदर भी इसकी आपको मदद मिल जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर भी आपको इसकी मदद मिलती है, ठीक है। और लास्ट वन इज दैट, आपने कभी भी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स ज्यादा नहीं रखने होते। अगर आप ये कहना कि सारे में 100 मार्क्स को उठा लूंगा, तो भाई इसका मतलब है कि आपने 6 डिफरेंट डिसिप्लिन को उठा लिया है और डिफरेंट वे से आपने तैयारी करनी है। कम से कम 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके 200 मार्क्स के होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप पॉलिटिकल साइंस रख लेते हैं साथ में, अगर आप कोई अपना बेस सब्जेक्ट भी रखना चाहें, वो नो इश्यू। मसलन किसी ने BS केमिस्ट्री किया है, BS बॉटनी किया है, ठीक है, और भी कंप्यूटर साइंस किया है, तो लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि आपने उसके पास पेपर्स को जरा ओवरव्यू कर लेना है, ठीक है। आप एक बेस सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उन क्वेश्चंस को देखें और आप ये समझ लें कि यार ये सवाल मैं बड़ी आसानी से जो है वो हल कर सकती हूँ। तो आपने मेजर जो है वो 2 कम से कम आप जो है वो रखें। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। अगर आप
लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स को रखें, वो आपको अच्छा स्कोर देता है, यानी जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं। सीएसएस में एक चीज याद रखें, सीएसएस या पीएमएस में जुबान को हमेशा जिंदा रखने के लिए उसको सपोर्ट किया जाता है। मसलन आप पश्तो रख सकते हैं, आप सिंधी रख सकते हैं, आप पंजाबी रख सकते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स है जिसमें कभी भी पेपर मुश्किल नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि एग्जामिनर की या एफपीएससी की कोशिश होती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट करें ताकि जुबान जिंदा रहे। तो आप चाहे अगर केपीके से हैं तो पश्तो रख लें, पंजाब से हैं आप पंजाबी रख सकते हैं। और आप जरा ओवरव्यू भी कर लीजिएगा, जब हर साल आपका सीएसएस की असेसमेंट आती है रिटर्न की, तो उसमें कभी आप लैंग्वेजेस के रिजल्ट्स पे जाके देखिएगा तो उसमें हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, लोग 80+ भी मार्क्स लेते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बता दी हैं। आपने ब्लाइंडली चीजों को फॉलो नहीं करना, आपने अपनी असेसमेंट खुद करनी है, ठीक है। जो जो तरीके मैंने आपको बताए हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने किसी मेंटोर के साथ एक पैकेज बना लें कि सर मैंने इन सब्जेक्ट्स का जो है वो कॉम्बिनेशन बनाया है, तो आप जरा मजीद मुझे इसके ऊपर गाइड कर दें। तो वो फिर कोई भी टीचर है, मैं हूं या बाकी हमारे टेक्स के टीचर है, वो यकीनन आपको हेल्प करेंगे। जी समझ आ गया? जी सर समझ आ गया। फर्स्ट ग्रुप से हमने जो चूज किया वो आईआर है। सेकंड ग्रुप से मेरा जो बेस सब्जेक्ट है वो फिजिक्स है। ठीक तो है। मैं इसमें तो परेशान था कि फिजिक्स रखूं या क्या करूं इसमें। नहीं नहीं यार, देखो बेस सब्जेक्ट्स आप रख सकते हो, ठीक है, लेकिन बी कॉन्फिडेंट। आप इन क्वेश्चंस को जरा पास पेपर्स को देख लो, क्योंकि एक माइंडसेट ये होता है कि जनाब अगर मैंने फिजिक्स में बीएस किया तो भाई जरूरी नहीं है। जो सीएसएस के पेपर्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस की नेचर डिफरेंट होती है, मुश्किल होते हैं। पेपर्स को एनालाइज करने के बाद आपने डिसाइड करना है ये कि क्या ये मैं मुझे रखना चाहिए या नहीं। अच्छा एक और भी जरा सुन लो, एक मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं क्रैमर, रट्टाबाज, ठीक है, वो रट्टा लगा के कुछ चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि जी हमें एनालिटिकल क्वेश्चन आए, हम अनसीन क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इसमें भी फिर थोड़ा फर्क आ जाता है। मसलन जो बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आईआर या पॉलिटिकल साइंस में से मुझे कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आईआर जो है ना ये ओपन एंडेड सब्जेक्ट है, कहीं से भी सवाल आता है, सिलेबस में से सवाल नहीं आते। अब आप सिलेबस को तैयार करें, ठीक है, और उस पर इतना टाइम लगाएं, क्योंकि जाहिर है सबसे पहले तो अपने सिलेबस को फॉलो करना है ना। तो अब ये नहीं होगा कि आईआर में सिलेबस में से सवाल नहीं आते, वो सारे अनसीन क्वेश्चन होते हैं। अनसीन क्वेश्चन वो बच्चा हेल्प कर सकता है जो जिसकी क्रिएटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, जिसके एनालिसिस स्ट्रांग होते हैं, जिसकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन होती है, ठीक है, और जो कंटेम्परेरी अफेयर्स के ऊपर यानी करंट अफेयर के ऊपर जिसकी ग्रिप स्ट्रांग होती है, उनको मैं कहता हूँ कि यार ऑप्ट कर लें, कोई मुश्किल नहीं होगी, आप पेपर्स में अच्छे नंबर ले लेंगे। लेकिन जो थोड़ा सिक्योर होके चलना चाहते हैं, जो क्रैमर्स हैं, उनके लिए आईआर बहुत बड़ा रिस्की सब्जेक्ट होता है। वो पेपर को देखेंगे वैसे ही उनको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, वो थोड़ा फिर पॉलिटिकल साइंस की तरफ आ जाए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में से आपको पता है पेपर जो होता है ना वो आपका बड़ा क्लोज होता है, सिलेबस में से सवाल आ जाते हैं 2-2.5, आप सिक्योर हो जाते हैं, रिस्क लेवल कम हो जाता है। तो ये भी आईआर और पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया। मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है, खाना रेडी है, बाकी बातें कल नेक्स्ट क्लास में होंगी। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।